हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम जो एसएससी सीजीएल का 2022 में मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके और जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी बच्चे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, सीडीएस, स्टेट पीसीएस या एसएससी जेई, जहाँ भी जीके जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए जीके जीएस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस हर एक एग्ज़ाम में लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, मींस बायलिंगुअल रहेगा। हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होगा। PYQ सीरीज़ का हमारा ये 11वां लेक्चर है। इससे पहले 10 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। और देखिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नोटिफिकेशन आएगा अगले लेक्चर का वो आपको तुरंत मिल जाए। इस सीरीज़ को आप PYQ रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं और मॉक टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। और आप अगर मॉक टेस्ट की तरह कर रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जिनके पास भाई टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे वीडियो को देख सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। हु वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो सोचिए एक बार, आपने थोड़ी बहुत जीके पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बड़े आराम से। ये सीजीएल मेंस का 2022 का पेपर है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा हार्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। मेंस है तो बहुत ज़्यादा हुआ है, नहीं, इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं जीएस में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड कौन से थे वाइस प्रेसिडेंट, तो ये थे जाकिर हुसैन। थर्ड थे वीवी गिरी। अब जो ऑप्शन में दे रखा है कृष्णकांत, तो ये थे जो हैं करंट में, वो 14th वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, ये कई बार पूछे भी जा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल किस में दे रखा है, 63। जो 63 है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो वो किस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 64 में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी इसी में दे रखा है वाइस प्रेसिडेंट का, कि वो जब इस पोस्ट पर रहेंगे तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 64 किससे रिलेटेड है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और आर्टिकल 66 ये है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड एसोसिएटेड है। तो ये हमने देख ली इंपॉर्टेंट। इन ये सारी जो तीनों इन्फॉर्मेशन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग। सीजीएल मेंस में ये मैच द फॉलोइंग, जो सीजीएल का मेंस का जो ये पेपर है इसमें मैच द फॉलोइंग बहुत सारे पूछे हैं। ठीक है भाई, तो करेक्टरिस्टिक्स, अदर नेम्स और नेम ऑफ द रिवर। तो देखिए ये है एक, या तो करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया किसी की या फिर रिवर का दूसरा नाम है वो पूछ लिया है इसमें, ये क्वेश्चन जो कह रहा है। देखिए एरिया ऑफ बार्डलैंड टॉपोग्राफी। तो बार्डलैंड टॉपोग्राफी कहाँ पे मिलती है, पता है क्या आपको। तो ये मिलती है चंबल में। ठीक है, वृद्धगंगा, बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं गोदावरी को। शांगपू रिवर तिब्बत में, ब्रह्मपुत्रा का नाम है सांगपू तिब्बत में। सौरभ विहार कोशी रिवर। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए रिवर्स के बारे में। तो इसका जो आंसर है फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ए का 4, ए का 4, बी का 1 वृद्धगंगा गोदावरी, सांगपू रिवर ब्रह्मपुत्रा, और सौरभ विहार डी। सौरभ विहार डी का 3 कोसी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें ना दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, पर कई बार ना ऐसे ऑप्शन दे देता है कि सिर्फ एक ही, जिसका आपको पता है ना तो उसका एक ही मिलेगा, तो उसे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से। देखिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं बार्डलैंड टॉपोग्राफी क्या होती है। बार्डलैंड टॉपोग्राफी टाइप ऑफ ड्राई टेरेन वेयर सॉफ्टर सेडिमेंट्री रॉक और क्ले रिच सॉइल
हैव बीन एक्सटेंसिवली इरोडेड बाय विंड और वाटर। वाटर और विंड के द्वारा ना ऐसे जो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है और क्ले रिच सॉइल होती है उसे हटाया जाता है। कैसे? विंड जब चलती है उससे, और वाटर जब पानी जब बहता है उससे। ठीक है। ऐसे चंबल का जो ऐसे बारलैंड टॉपोग्राफी कुछ ऐसे करके होती है, वहाँ पे रेवाइंस बन जाते हैं और गलीज बन जाती हैं, डीप गलीज। ऐसे इनके बीच में डीप गलीज बन जाती हैं, गलीज और रेवाइंस। ठीक है। तो ये बारलैंड टॉपोग्राफी, चंबल उसी के लिए फेमस है भाई, बारलैंड टॉपोग्राफी के लिए। बूढ़ी गंगा बोलते हैं वृद्ध गंगा गोदावरी को। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर थोड़ा सा भी आपको रिवर्स के बारे में जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, गोदावरी का भी, सांगपू का भी, और सौरभ बिहार भी पूछा जा चुका है। बारलैंड टॉपोग्राफी हाँ ये नहीं पूछा, लेकिन ये पूछ सकते हैं। ठीक है। अगली बार ये पूछ सकता है कि बारलैंड टॉपोग्राफी क्या है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये पूछ रहा है आपका, देखो जब आपको सैलरी मिलती है तो आपका टैक्स कटने से पहले जो सैलरी होती है, कंप्लीट हाउस अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस जो आपके मिलते हैं वो सारे टैक्स कटने से पहले जो होते हैं उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, जब टैक्स कटने के बाद आपको जो सैलरी मिलती है, एक तो मिलती है टैक्स कटने से पहले जो ओवरऑल सैलरी होती है उसे बोलते हैं पर्सनल इनकम। एक होती है जब टैक्स कट जाता है, टैक्स कट गया उसके बाद की जो सैलरी होती है उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है। अब एक आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? देखो, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में किसी भी एक निश्चित टाइम के लिए, तो जो उनकी वैल्यू होती है उसे बोलते हैं नेशनल इनकम। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए जो भाई, जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बॉक्स में, आप कहीं पेज पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखना चाहते तो आपके पास टाइम कम है तो आप देखिए वीडियो को 2 से 3 बार देख लें 1.5 या 2x की स्पीड पे, वो मोर देन इनफ है, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे ना जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको ना रिकॉल हो जाएगा कि ये मैंने कहीं तो पढ़ा था और इसका ये है। ठीक है। हमारा मेन काम है एग्ज़ाम क्रैक करना और उसी अप्रोच के साथ हमें पढ़ना है। तो देखते हैं 4th क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाएं। तो लिस्ट 1 में केमिकल कंपाउंड दे रखे हैं और लिस्ट 2 में दे रखे हैं स्पीसीज। अब देखिए, कर्क्यूमिनॉइड्स, तो ये केमिकल कंपाउंड है और ये स्पीसीज का नेम है। तो ये कर्क्यूमिनॉइड्स किस में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं टर्मरिक में। ठीक है। अब एक का देख लेते हैं, हमें एक ही पता है, चलो मान लेते हैं एक ही पता है हमें। तो ए का थर्ड देखते हैं किस में है। अब देखिए, ए का थर्ड, इस वाले ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इस वाले को कर सकते हैं हम। तो इसके 2 ऑप्शन है जो हमें मिल रहे हैं, 2 तो हमने एलिमिनेट कर ही दिए। तो कर्क्यूमिनॉइड्स टर्मरिक में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा सही होगा हमारा। तो इसमें 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। बी का फर्स्ट, देखिए दोनों में है तो बी का फर्स्ट सही होगा। 1,8 सिनियोल, तो ये कार्डेमम इलायची में जो होता है उसमें मिलता है। ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो है सेकंड। इन दोनों में से कन्फ्यूजन में आप काफ़ी हद तक पास पहुंच गए। अगर आपको नहीं भी आता है ना, थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन आते तो आप क्लोज जा सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन के। एलिमिनेट तो कर ही दिए थे हमने 2 ऑप्शन। ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो सी का क्या है? 4th। यूगेनॉल का क्या है? क्लोव्स। क्लोव्स में मिलता है ये यूगेनॉल। और पाइपरिन ये मिलता है ब्लैक पेपर में। तो सी का है 2 और डी का है 2, पाइपराइन का ब्लैक पेपर। तो अपना जो इसका आंसर है, आंसर 2 इज़ द ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स डिड ध्रुव सेना सेकंड अटेंड हरसाज असेंबली एट प्रयागराज इलाहाबाद। तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेना द्वितीय ने प्रयाग इलाहाबाद में
हर्ष की सभा में भाग लिया। तो किसने ऐसा बोला था, फॉरेन ट्रैवलर्स ने में से किसने बोला था? तो ये थे हुआन सैंग। हुआन सैंग इनका नाम है, जो कि हर्षवर्धन के काल में थे ये कंटेम्प्रेरी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी कौन से थे, तो ये थे हुआन सैंग। अब देख लेते हैं हम थोड़ा मार्को पोलो के बारे में। देखिए, मार्को पोलो जो थे इटालियन ट्रैवलर थे। 1280 से 1292 एडी के बीच में थे ये इंडिया में। और ड्यूरिंग द पांड्याज किंगडम, जो साउथ इंडिया में पांड्याज किंगडम थे, ये आपका इंडिया है। यहाँ पे तमिलनाडु में चोला, चेराज और पांड्याज, यहाँ पे चोलाज थे, यहाँ पे चेराज थे तमिलनाडु में, और पांड्याज थे इधर केरला में। ठीक है, पांड्याज केरला में। तो इनके टाइम में ये आया था मार्को पोलो। हुआन सैंग ड्यूरिंग द किंग हर्षवर्धन 630 एडी में। तो हुआन सैंग ये वही हर्षवर्धन के टाइम पे थे, और 630 एडी में। कंटेम्प्रेरी पूछ लेगा आपसे किसी भी एग्ज़ाम में नेक्स्ट में। ठीक है। और फाहियान आए थे ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड। तो गुप्ता एम्पायर चल रहा था, उसमें जो किंग थे उनके चंद्रगुप्त सेकंड, उनके टाइम पे थे फाहियान। ट्रैवलर थे ये, फॉरेन ट्रैवलर, चाइनीज़ थे ये भी, फाहियान भी। और सबसे पहले ट्रैवलर थे ये, जो चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया में आए थे, फॉरेन ट्रैवलर। ठीक है, फाहियान। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे, गुप्ता एम्पायर में। आई थिंक किसके टाइम पे आए थे? ये आए थे चालुक्याज के टाइम पे और पल्लवाज के टाइम पे। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कंटेम्प्रेरी आपसे पूछ सकता है, कई एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा चुका है, और ये सारे जो आपसे ऑप्शंस में दे रखे हैं या किसी न किसी तरह से PYQ में आ चुके हैं ये। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6। द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 4th अमेंडमेंट बिल 2022 वॉज पास्ड इन राज्यसभा इन दिसंबर 2022. It seeks to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 with respect to its application to the state. तो ये कह रहा है कि संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को राज्य में लागू करने के संबंध में संशोधन करना चाहता है। तो ये किस स्टेट में है? कर्नाटका स्टेट में। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेजिस्लेटिव काउंसिल किस स्टेट में है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 स्टेट में है। एक आंध्र प्रदेश में, देखिए 2 होती हैं, एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सब स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है मोस्टली, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सिर्फ 6 स्टेट में है। एक आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में। तो ये 6 स्टेट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल से क्वेश्चन पूछ लिया है कई बार। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का था उस टाइम पे 2022 में मेंस हुआ था SSC CGL का। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उसका ध्यान रखना है, कोई अगर नया एक्ट आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर विद देयर कंसर्न्ड आर्टिकल। तो निम्नलिखित विषय को उसके संबंधित लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये दे रखी है आपको कंडीशन, और इसके आर्टिकल कौन सा है इससे रिलेट करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल कौन करता है इलेक्शंस को? तो वो करता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324। पहले का बी किस में है? देखिए, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं अगर आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल पता है तो देखिए, पहला वाला जो है ऑप्शन फर्स्ट, तो पहले का बी किस में है? देखिए, पहले का सी, पहले का ए, पहले का ए, पहले का बी सिर्फ इसमें है, 4th वाले ऑप्शन में। तो यही इसका राइट आंसर है। अगर आपको 2 और आर्टिकल नहीं पता है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे इस वाले को। ठीक है, और आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पहले का क्या है? बी। तो पहले का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 4th में। तो इसको बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, हम कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स भी देख रहे हैं, क्योंकि कई बार अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होता है MCQ बेस्ड, उसमें एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सही हो जाते हैं। तो हम उस चीज़ को भी बिल्कुल देखते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो है 4th।
ठीक है, पहले का बी एक में ही है और तीनों को हम आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले का बी। दूसरे का देख लेते हैं, देखो, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। तो जो पावर होती है पार्लियामेंट के पास वो प्रोविज़न बनाने की, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, तो ये किस आर्टिकल में दे रखे हैं, तो ये है दूसरे का सी 327। और बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्शन मैटर्स, देखिए कोर्ट को रोकता है इलेक्शन मैटर्स में, ठीक है, इंटरफेयर करने से, तो ये है आर्टिकल 329। तो इसका जो ऑप्शन है, देखो आंसर 4 जो ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर। तो आप बड़ी आसानी से इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको तीनों आर्टिकल भी नहीं आते हैं तभी भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैच द पोजीशन इन द लिस्ट 1 एंड विद द स्टेट लिस्ट 2 रिलेटेड टू द 36 नेशनल गेम्स 2022, जो 36 नेशनल गेम्स हुए थे 2022 में, ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम दी कोड्स बिलो। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 से संबंधित सूची 2 में राज्यों के साथ सूची 1 में पदों का मिलान करिए। तो इसमें हमें पोजीशंस मिलान करनी है स्टेट्स के साथ। तो जो पहली पोजीशन आई थी मेडल टैली में, ऑप्शन ए, तो वो आई थी सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के पास, तो पहले का 4th। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको पहली पोजीशन पता है ना, तो ये भी निकल जाएगा। देखो पहले का हमें देखना है पोजीशन 1st इन मेडल टैली, तो इसका आंसर है पहले का 4th सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो पहले का 4th किस में है, देखिए पहले का फर्स्ट, पहले का फर्स्ट, पहले का सेकंड, तो पहले का 4th ये रहा, यही इसका आंसर है, सेकंड वाला ही, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो पहले का 4th। अब देख लेते हैं दूसरा पोजीशन, सेकंड पोजीशन इन मेडल टैली, तो सेकंड पोजीशन मिली थी महाराष्ट्र को, ठीक है। थर्ड पोजीशन किसको मिली थी, तो ये थर्ड पोजीशन थी हरियाणा को, ठीक है। और जो 4th पोजीशन थी वो मिली थी कर्नाटका को। तो इसका जो आंसर है सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो बड़ी आसानी से आप देखिए एलिमिनेट कर लेंगे अगर आपको एक भी आता है ना इनमें से, पहला वाला ही आता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम रीजन्स इन द वर्ल्ड नोन फॉर देयर थ्राइविंग सिट्रस फ्रूट्स प्रोडक्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के कुछ क्षेत्र हैं जो अपने संपन्न खट्टे फल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो कौन सी जगह है वो, तो जो कैरेबियन रीजन है, सॉरी मेडिटेरेनियन रीजन है, जो वो सिट्रस फ्रूट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे वाइन्स वगैरह बहुत मिलती हैं सिट्रस, जो कि सिट्रस फ्रूट से ही मिलती हैं। तो मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी है वो यूरोप, इधर यूरोप है और इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इनके बीच में पड़ता है मेडिटेरेनियन सी। और इनके बीच में जो है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक जो सागर अटलांटिक ओशन है उसको जिब्राल्टर स्ट्रेट जोड़ती है, ठीक है। ये है मोरक्को और ये है स्पेन, इनके बीच में पड़ती है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो ये था मेडिटेरेनियन रीजन जहाँ पे सिट्रस फ्रूट मिलते हैं। आपको मेडिटेरेनियन कंट्री भी याद होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो कैरेबियन रीजन कहाँ पड़ता है, तो ये कैरेबियन रीजन पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, कुछ इस तरह से, जो साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका इनके बीच में ये कैरेबियन रीजन पड़ता है। इक्वेटोरियल रीजन इक्वेटर के आसपास जो पड़ता है, ठीक है। और अफ्रीकन तो पूरा कॉन्टिनेंट ही है, तो इसका जो आंसर है मेडिटेरेनियन रीजन। अब देखते हैं मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ड्राई हॉट, ड्राई एंड हॉट समर, यहाँ पे ड्राई और हॉट समर है, कूल एंड रेनी विंटर्स, वेट विंटर्स हैं और कूल विंटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ट्री मिलते हैं वो ऑलिव्स मिलते हैं, सिट्रस मिलते हैं, ओक और जूनिपर, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेगा कंडीशन। और ये वाली चीज़ आपको क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेस्ड ऑन द करंट साइंटिफिक नॉलेज इट इज़ करंटली पोस्टुलेटेड दैट द अर्थ हैज़ एन एस्टिमेटेड एज, वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह माना जाता है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु है। तो कितनी है पृथ्वी की अनुमानित आयु वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार, तो ये है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। What kind of energy is associated with falling coconut, speeding cars, rolling stones and flying aircraft?
गिरने वाले नारियल, तेज कारों, रोलिंग पत्थरों और उड़ान विमानों के साथ किस तरह की ऊर्जा जुड़ी हुई है? तो इसमें से पूछ रहा है आपको एनर्जी, कौन सी एनर्जी इनसे रिलेटेड है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये है आपकी ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, व्हेन फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क इज़ डन, काम होता है, एंड द एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड होता है तो वर्क डन होता है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और उसी एनर्जी को, जो ट्रांसफ़र एनर्जी है, उसे ही बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसे डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स के मास और स्पीड से। इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी का स्क्वायर है ये, एम वी स्क्वायर 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर होता है ये। स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दैट्स स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, प्रॉपर्टी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसकी पोजीशन, प्रॉपर्टी और जो फोर्स एक्टिंग होता है, इस पर फोर्स लगता है, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसमें, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्काई ड्राइवर्स पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला और स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ में, और ये ठीक है क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग फेज 1 ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में पूछ रखा है। ये स्कीम थी और टारगेटेड लेंथ कितनी थी, देखिए। अब सोचिए आप, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करना, भाई याद रखना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, बट इन्होंने पूछ लिया था 2022 में मेंस में। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। देखिए, इकोनॉमिक जो कॉरिडोर थे उनकी लेंथ कितनी थी, 9000 किलोमीटर लेंथ में पूछ रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट में। ठीक है, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, तो उनकी लेंथ कितनी थी, 2000। एक्सप्रेस वे की लेंथ कितनी है, तो ये है 800। इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रोड्स, तो इनकी जो लेंथ थी किलोमीटर में वो 6000 किलोमीटर थी। पहले का फर्स्ट, दूसरे का सेकंड, सी का थर्ड और फोर्थ का डी, सीधा दे रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ी मुश्किल से याद होगा, ये ऐसे क्वेश्चन याद नहीं हो सकते। ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको ध्यान आ जाए एग्ज़ाम में तो ठीक है, एक भी अगर स्टेटमेंट से आप एलिमिनेट कर पाएँ तो, नहीं तो याद रखना तो थोड़ा मुश्किल है। बट ऐसे प्रोजेक्ट्स की, जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा उसे थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इन सितंबर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट डिसाइडेड to launch a campaign aimed at women's safety titled Hamar Beti Hamar Maan, Our Daughter Our Honor. Its focus will be creating awareness on safety measures among school and college going girls and prioritizing registration and investigation of women related crimes. तो सितंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने हमार बेटी हमार मान, हमार बेटी हमारा सम्मान शीर्षक से महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इसका फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करना और महिलाओं से संबंधित अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना होगा। तो ये किस स्टेट ने स्टार्ट की थी, हमार बेटी हमार मान? तो ये है छत्तीसगढ़ स्टेट जिसने स्टार्ट की थी। ठीक है, आपको योजनाएं वुमेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है SSC। ठीक है, तो आपको वुमेन्स से रिलेटेड किसी स्टेट में कोई नई स्कीम बनी है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, या उसका कोई नेम है, थीम है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, वुमेन्स के ऊपर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द गैप इन द लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हाईएस्ट? हाईएस्ट लिटरेसी रेट के बीच में गैप था, किसी स्टेट में था मेल्स और फीमेल्स में? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक था?
तो ये स्टेट है, बताओ आप, अगर आपने सेंसस थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये स्टेट है राजस्थान। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा सेंसस के बारे में। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट था इंडिया का 74.04%। 74.04% इंडिया का लिटरेसी रेट है। मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.14%। फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो 65.46%। और जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था किसी स्टेट में है, केरला में। अब जो सेंसस आया था, पहला सेंसस आया था 1872 में, लेकिन वो अनसिंक्रोनाइज था। और दूसरा जो आया था वो आया था 1881 में, पहला सिंक्रोनस सेंसस था ये। ठीक है। और इसके टाइम पे जब 1872 में जो आया था उसमें लॉर्ड मायो था। ठीक है। और जो अभी जो सेंसस होने वाला है वो 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विद द 5 ईयर प्लान्स दे इनिशिएटेड। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई 5 साल की योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो लिस्ट 1 में प्राइम मिनिस्टर दे रखे हैं, लिस्ट 2 में 5 ईयर प्लान दे रखे हैं। तो कौन सा किससे एसोसिएटेड है वो आपको देखना है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू तो पहले प्रधानमंत्री थे, तो इनके टाइम में पहला या दूसरा ही आया होगा। तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आया था सेकंड 5 ईयर प्लान। अब देखते हैं पहले का ए, फर्स्ट का ए। देखिए, इसको भी बड़ी आसानी से आप एलिमिनेट कर पाएंगे। फर्स्ट का क्या है, बी। फर्स्ट का सी। फर्स्ट का बी दे रखा है, लेकिन अगर हमें पता है फर्स्ट का सेकंड है, इसको हमें कन्फर्मली बिल्कुल पता है, तो इसका ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट का ए। देखिए, एलिमिनेशन मैं सिखा रहा हूँ आपको ताकि आप ऐसे कंफ्यूज ना हो। इन क्वेश्चनों को आसान करना बहुत आसान है। ठीक है। कई बार सीधा जो ऑप्शन बनाते हैं वो एलिमिनेट, वो बनाते ही ऐसे कि एलिमिनेट हो जाए। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू सेकंड 5 ईयर प्लान, पहले का ए। मनमोहन सिंह के टाइम पे कौन सा आया था, तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आया था 11th 5 ईयर प्लान, दूसरे का सी। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो आया था वो 11th 5 ईयर प्लान आया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे आया था वो 10th 5 ईयर प्लान था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देख लीजिए, हमने ट्रिक से ही निकाला, सिर्फ एक ही पता है हमें, तो दूसरों में अगर कन्फ्यूज़न है तो बड़ी आसानी से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ 5 ईयर प्लान के बारे में। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका जो टाइम पीरियड था 1956 से लेके 61 तक, 1956 से लेके 61 तक था। 1956 से लेके 1961 तक। ये किस पे बेस्ड था, तो महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था ये। फोकस इसका था पब्लिक सेक्टर पर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। ठीक है। अब हम 10th 5 ईयर प्लान का देख लेते हैं। तो जो 10th 5 ईयर प्लान था वो 2002 से 2007 तक रहा था। इसका एम था प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो अर्बन और रूरल का विकास करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबको साथ लेके चलना। ठीक है। और इक्विटेबल डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं जो नेक्स्ट वाला था वो 11th 5 ईयर प्लान। जो 11th 5 ईयर प्लान आया था 2007 से 2012 तक। थीम क्या थी, टुवार्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये हमने तीनों 5 ईयर प्लान देख लिए हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स देख लिए हैं। तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच कमेटी हैड सजेस्टेड अ पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के गैर प्रदर्शन के लिए दंड या दंड का सुझाव दिया था। तो वो कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पनिशमेंट, तो वो थी करण सिंह कमेटी। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। ये ऐड करी गई थी 42वां जो 42nd CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये यहाँ पे ऐड किया गया था पार्ट 4A। और उसके अंडर जो आर्टिकल ऐड किया गया था आर्टिकल 51A।
11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं टोटल, जो 11th लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। एजुकेशन से रिलेटेड है ये चिल्ड्रन की, ठीक है, कि पेरेंट्स को अपने जो चाइल्ड है उसकी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक, ठीक है। और जो ये लिए गए हैं वो लिए गए हैं यूएसएसआर रसिया से, और रिकमेंड किसने किए थे ये आपको पता ही है, स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये किसी न किसी फॉर्म में पूछी जा चुकी है इंफॉर्मेशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और पूछेगा भी तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अमॉन्ग दी चॉइसेस लिस्टेड विच वन इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर। तो इनमें से सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है। तो आपको थोड़ा सा देखना है, देखो ये आपने सुना होगा ग्लूकोमा, ग्लूकोमा किससे रिलेटेड है, आइस से रिलेटेड है, तो यही इसका आंसर है, थोड़ा बहुत भी सुना है तो। कार्सिनोमा ये कैंसर से रिलेटेड है, लिम्फोमा ये भी कैंसर से, और सार्कोमा ये भी कैंसर से, लेकिन ग्लूकोमा आइस से रिलेटेड है। ग्लूकोमा में क्या होता है, इज़ एन आई कंडीशन दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व्स। इसमें जो आइज़ की ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से विजन लॉस और ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ग्लूकोमा आपको याद रखना है, ये आइज से रिलेटेड है, बाकी तीनों कैंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन सितंबर 2022 द असेंबली सेट्स असाइड वन डे फॉर वुमेन एमएलएज टू स्पीक अबाउट वुमेन इशूज सच एज सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन एंड एजुकेशन। सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिलाओं के मुद्दों पर बोलने के लिए एक दिन अलग रखा। तो ये किस स्टेट ने किया था, तो ये थे उत्तर प्रदेश स्टेट। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। महिला एमएलए को बोलने का टाइम दिया था किस पे, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे महिलाओं के मुद्दों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बादशाहनामा। बादशाहनामा किसने लिखी, निम्नलिखित में से किसने बादशाहनामा लिखी। तो इसका जो आंसर है वो है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी बादशाहनामा। अब हम दूसरी बुक्स के बारे में देख लेते हैं। बाबरनामा, बाबर ने क्या लिखी थी, बाबरनामा ये ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की खुद की, जो खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और जो अकबरनामा लिखी थी और आइना आई अकबरी लिखी थी, आइना अकबरी, वो लिखी थी अबुल फजल ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, और ये भी बाबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स इन एसआई यूनिट फॉर एन आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस के ताप पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाइयों में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ लिया है। 6.17 इंटू 10 की पावर -21, 6.17 इंटू 10 की पावर -21 जूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का एक पॉसिबल क्रिटिसिज्म क्या है, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है। तो देखना है आपको, देखिए, एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो भाई प्राइवेटाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी का एक्सपेंशन थोड़ी ना होगा, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत है अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो। एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू प्राइवेट बिजनेसेस, नहीं, गवर्नमेंट का तो इंटरफेरेंस कम होगा प्राइवेटाइजेशन होगा तो। लिमिटेड एक्सेस टू असेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है, जब गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो कम हो जाएगा तो जो असेंशियल सर्विसेज हैं मार्जिनल सेक्शंस के लिए, पॉपुलेशन के लिए, जो पुअर्स हैं उनके लिए कम हो जाएगा, क्योंकि भाई प्राइवेट वालों को तो प्रॉफिट पे फोकस करना होता है ना मोस्टली। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन इन द मार्केट। नहीं, जब कोई चीज़ प्राइवेट के हाथों में जाएगी तो वहाँ पे R&D अच्छा होता है, ठीक है, R&D में वो पैसा खर्च करते हैं, ठीक। तो इसकी जो ऑप्शन 3 है इज़ द राइट आंसर।
लिमिटेड एक्सेस टू असेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक असेट्स। देखिए, ये जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है पब्लिक एसेट्स का, वो जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, एसेट्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देती है, उसकी ओनरशिप और कंट्रोल। तो उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट का 50% से भी कम शेयर हो जाता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप जीरो कॉमनली नोन एज। तो जो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं शून्य ग्रुप में, वे कौन से तत्व हैं जिन्हें सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? समूह शून्य में वे कौन से तत्व हैं जिन्हें सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो ये हैं आपकी इनर्ट गैसें। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो इनर्ट गैस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये स्टेबल गैस हैं और नॉन रिएक्टिव हैं, मीन्स इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ, फॉर्म केमिकल कंपाउंड। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती हैं, नॉन रिएक्टिव हैं और स्टेबल गैस हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये हैं हमारी इनर्ट गैस हैं और इन्हें नोबल गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑर्डरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं और मोनाटॉमिक होती हैं, लो केमिकल रिएक्टिविटी। तो इतना आपको इनर्ट गैस के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्पल से काफ़ी टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो इसका जो आंसर है वो देखना है आपको। देखिए, कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड किस में होता है? कार्बोनिक एसिड होता है सोडा वाटर में। तो पहले का थर्ड देखिए किस में है, पहले का फर्स्ट, पहले का सेकंड, पहले का फोर्थ। तो पहले का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, सेकंड वाले के। तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल, वो ट्रिक हमारी काम कर रही है, आपको सिर्फ एक पता है और अगर ऑप्शन में एक में ही दे रखा है ना तो वो बिल्कुल सही होगा। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में, ल्यूरिक एसिड कोकोनट मिल्क में, और ब्यूटायरिक एसिड तो ये है बटर में, और यूरिक एसिड ये है मस्टर्ड ऑयल में। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन के चक्कर में ना आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, है ना। तो आपको थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि पी जो एसएससी है वो रिपीट करता है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली। आपको इस इनकरेक्टली पे बिल्कुल ध्यान देना है, कभी पता चले इनकरेक्टली भूल गए जल्दी जल्दी में। मैच जॉइंट पेयर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड द इवेंट्स विद विच दे आर एसोसिएटेड। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों की गलत तरीके से मेल खाने वाली जोड़ी और उन घटनाओं की पहचान करें जिनके साथ वे जुड़े हुए हैं। तो आपको इनकरेक्टली जो मैच्ड हैं उनके बारे में बताना है। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1857, तो ये भाई लॉर्ड डलहौजी नहीं थे 1857 में, तो ये कौन थे? यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 में। और लॉर्ड ऑकलैंड, ये बिल्कुल सही मिलान है सेकंड वाला। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग तो 1857 में थे। तो वुड्स डिस्पैच में कौन था? तो ये थे डलहौजी। तो एक्सचेंज करके लिख रखा है, ये वाली और ये वाली एक्सचेंज कर रखा है इन्होंने। तो इसका जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ये वाला ऑप्शन थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 25, अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज़ नॉट इनहेरिटेड। भाई आपको नॉट पे ध्यान रखना है बिल्कुल, कई बार जल्दी जल्दी में आप नॉट भूल जाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है जीएस के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लेंगे अटेंशन के साथ तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे 2-3 आपके। विच इज़ नॉट इनहेरिटेड, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिली, मतलब इनहेरिटेड डिजीज़ नहीं है। तो ये कौन सी है? तो ये मलेरिया। ठीक है, मलेरिया, तो ये डाउन सिंड्रोम इनहेरिटेड डिजीज़ है, और साइस्टिक फिब्रोसिस ये भी इनहेरिटेड है, और मस्कुलर डायसेंट्रोफी ये भी आपकी इनहेरिटेड डिजीज़ है। तो यहाँ पे जो हमारे एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन आए थे 2022 के मेंस का
पेपर है ये मेंस 2022 का। जो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन उसका देख लिया है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके सीरीज़ से। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय और अपना ध्यान रखें भाई।